हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आईपीसी की सीरीज में आज हम लोग सेक्शन 91 पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में, इंटरव्यू में भी, प्रीलिम्स में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन या नेट वगैरह में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसको हम तैयारी करते समय या तो नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम एकदम श्योर नहीं होते कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो उस पर डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग डाउट में, ये डाउट की वजह से प्रश्न के उत्तर को गलत कर देते हैं। देखिए, हमने पढ़ा सेक्शन 87 पढ़ा हमने, 88 पढ़ा हमने, 89 पढ़ा हमने। ये तीनों सेक्शन पढ़े हमने आईपीसी के, और इन तीनों सेक्शन में जो कॉमन चीज है वो है कंसेंट। इसको सम्मति या सहमति कह सकते हैं। तो इन तीनों सेक्शन में एक चीज तो कॉमन है, कंसेंट कॉमन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अलग अलग सेक्शन में कंसेंट का अलग अलग व्यक्ति द्वारा दी जा रही है, अलग बात है। अलग अलग तरह के उसमें ऑफेंस का मामला है, वो अलग बात है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम यहां पर सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि इन सेक्शन के अंदर जो भी कंसेंट दी जा रही है जिस व्यक्ति के द्वारा, तो प्रश्न ये है कि क्या हुआ है सहमति या हुआ है सम्मति अपखंडित की जा सकती है, वापस ली जा सकती है, रिवोक की जा सकती है। तो प्रश्न ये है कि क्या वह सम्मति अपखंडित की जा सकती है। यह प्रश्न है, इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या वह सम्मति अपखंडित की जा सकती है। आपका आंसर होगा हां, लेकिन शर्त है, इसके अंतर्गत दी गई जो सम्मति है उसको अपखंडित की जा सकती है तब जब जिस व्यक्ति को सम्मति दी गई है जिस कार्य करने के लिए, उस कार्य के प्रारंभ के पूर्व ही सम्मति को खंडित की जा सकता है, उसको वापस ली जा सकती है। ये अधिकार है। जो व्यक्ति सम्मति देता है तो सम्मति लेने का अधिकार भी उसी के पास है। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि सम्मति वापस लेने का अधिकार तो है, लेकिन वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कब कर पाएगा, किस स्थिति में या किस पॉइंट पर वो अपनी सम्मति के अधिकार को प्रयोग कर सकता है। अगर उस समय वो नहीं करता है तो उसके बाद वह सम्मति के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। वो प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो कार्य शुरू हो चुका है। अब हो सकता है कुछ इस तरह का कार्य हो, कार्य का नेचर हो कि उसे वापस उस कार्य को रोका नहीं जा सकता बीच में, यह भी हो सकता है। अब एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आपने डॉक्टर को सम्मति दे दी अपने ऑपरेशन के लिए, या आपके संरक्षक ने सम्मति दे दी आपके ऑपरेशन के लिए। जैसे भी स्थिति हो, डॉक्टर को सम्मति मिल गई, डॉक्टर को सम्मति मिलेगी तभी वो ऑपरेशन करेगा। अब आपका मन नहीं है ऑपरेशन कराने का और आप सम्मति को वापस लेना चाहते हैं, उसको खंडित करना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं, तो कब कर सकते हैं? डॉक्टर के ऑपरेशन शुरू करने के पूर्व आप अपनी सम्मति को वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, डॉक्टर अपना कार्य शुरू कर देता है, यानी कि ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है, बीच में आप अगर अपनी सम्मति को वापस लेते हैं तो आप वापस नहीं ले पाएंगे, या फिर डॉक्टर साहब ऑपरेशन को बीच में नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो ऑपरेशन का नेचर ऐसा हो, अगर वो बीच में रोकते हैं तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहां पर इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि क्या धारा 87, 88, 89 के अंतर्गत जो सम्मति है उसको अपखंडित की जा सकती है। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि हां, अपखंडित की जा सकती है, परंतु वह बात या वह कार्य जिसके लिए सम्मति दी गई है उस कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व, उस कार्य के शुरू होने के पूर्व ही आप सम्मति को वापस ले सकते हैं, उसको अपखंडित कर सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि अगर आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि सम्मति प्रतिफल के बदले ली गई थी। अगर प्रतिफल के बदले भी ली गई थी तो कोई मायने नहीं है। सम्मति का अधिकार तो आपके पास, उसको खंडित करने का, उसको वापस लेने का भी तो अधिकार आपके पास है। तो यहां पर मेन अगर आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें, तो थोड़ा एक्स्ट्रा आप बताना चाहेंगे, तो ये आप कह सकते हैं कि सम्मति जब कोई व्यक्ति सम्मति देता है तो उससे संबंधित समान जितने भी परिणाम हो सकते हैं उन सबके लिए भी सम्मति देता है, और ये उस सम्मति में अंतर्निहित होता है, व्युचित होता है। वो ये नहीं कह सकता, अगर कुछ ऐसे परिणाम जो उसी से रिलेटेड हैं, सामान्य रूप से हो सकते हैं, एक समान प्रज्ञा का व्यक्ति ये समझ सकता है कि अगर मैं सहमति देता हूं तो इसके सामान्य रूप से ऐसे ऐसे परिणाम हो सकते हैं। अगर ऐसे ऐसे परिणाम हो सकते हैं तो उनमें से किसी परिणाम को लेकर कोई नहीं कह सकता कि भाई मैंने इसके लिए सम्मति नहीं दी थी, मैंने इसके लिए सम्मति दी थी। सम्मति बड़ा टर्म है, उससे के साथ में जो जुड़ा हुआ है उन सबके लिए भी सम्मति मानी जाती है, वो आपकी सम्मति में ही अंतर्निहित रहता है। इसलिए यहां पर ये चीज डिस्कस करना जरूरी था। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपखंडित तो की जा सकती है, लेकिन वो किस समय अपखंडित की जा सकती है, कब आप कर सकते हैं, कब आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, इस पर आज का ये वीडियो था। अभी हम लोग अब सेक्शन 91 पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या है उसमें। तो चलिए अब सेक्शन 91 देख लेते हैं आईपीसी का। इसके पहले आपने सेक्शन 90 देखा, वो कंसेंट को लेकर के पूरे कोर्ट को ही गवर्न करता है। ये याद रखिएगा, केवल इन 2-3 सेक्शन को नहीं बल्कि पूरे कोर्ट को गवर्न करता है। जहां कहीं भी इस संहिता में ऐसा लिखा है वेयर एक्ट में, वो आप देख सकते हैं। अब यहां हम सेक्शन 91 पढ़ेंगे। सेक्शन 91 हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमने एक लैटिन मैक्सिम पढ़ी थी, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये हमने एक लैटिन मैक्सिम पढ़ी थी, और इस लैटिन मैक्सिम से रिलेटेड ये तीनों सेक्शन थे, 87, 88 और 89। इनके पहले जो कंसेंट की बात, इनमें कॉमन है कंसेंट की बात, उसको लेकर के है। तो यहाँ 91 हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये मैक्सिम कंप्लीट नहीं है, यानी कि इस मैक्सिम का भी अपवाद है, एक्सेप्शन है इस मैक्सिम का भी हमारे पास। तो ये मैक्सिम अपने आप में पूर्ण नहीं है या पूर्ण विधि नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। इसका भी हमारे पास अपवाद है, और इसका जो अपवाद है वो सेक्शन 91 है। इसलिए हम सेक्शन 91 पढ़ेंगे। इसमें 91 जो सेक्शन है वो इस मैक्सिम का अपवाद है, पूर्ण विधि नहीं है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई ऐसा कार्य जो सम्मति जिसने दी है उसके सम्मति से तो किया जा रहा है, लेकिन वो उस अपहानि के बिना भी वो कार्य जो सम्मति जिसने ली है वो कर रहा है, वह स्वतः ही अपराध हो। अब इस बात को हमें समझना है। तो इस बात को समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनको हम सहमति के द्वारा वैध नहीं बना सकते, लीगल नहीं बना सकते। कुछ ऐसे अपवाद होते हैं। तो सेक्शन 91 हमारा इसी मूल नीति पर टिका हुआ है कि कुछ कृत्य सदैव दंडनीय होते हैं, और जो कृत्य सदैव दंडनीय होते हैं उनको सहमति के द्वारा वैध नहीं बनाया जा सकता, उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उन्हें सहमति द्वारा वैध आप नहीं बना सकते, याद रखिएगा। तो जो कृत्य स्वतः ही दंडनीय हैं वो सदैव ही अपराध हैं, उनके लिए सहमति मायने नहीं रखती। 91 ने स्पष्ट कर दिया है। क्यों स्पष्ट किया है? क्योंकि अगर हम किसी की सहमति ले लें और वह कार्य करें जो स्वतः ही दंडनीय है, तो वो उसकी सहमति से वो कार्य वैध नहीं हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं
इसको आप यूं कहें कि मान लीजिए कोई सहमति दाता है, उसने किसी कार्य की सहमति दे दी है, तो जो मूल सहमति दाता है उसको कोई क्षति नहीं पहुंची, उसके कार्य से उसको क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि उसके कार्य का जो भी कार्य डूअर है, उसके कार्य का मूल उद्देश्य कुछ और ही है। उसके कार्य का मूल उद्देश्य वास्तव में ये नहीं है कि इस सहमति दाता को कोई अपमान कारित करके उसका भला करे, ये उद्देश्य नहीं है उसका। अगर ये उद्देश्य नहीं है उसका, तो इसका मतलब है कि वो उसका मूल उद्देश्य जो डूअर है उसका कुछ और है, और अगर कुछ और है तो फिर वो दंडनीय है, फिर वो कार्य उसका दंडनीय है, वो धारा 91 में पहुंचेगा, उसको फिर कंसेंट का बचाव नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग साधारण अपवाद पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली ये अपवादों की अपवाद है सेक्शन 90, क्योंकि 87, 88, 89 तो अपवाद है ही अपने आप में। चूंकि हम साधारण अपवाद वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं आईपीसी का, उसका हेड ही है जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद ही पढ़ रहे हैं। अब इनको हम डिफेंस भी बोल सकते हैं कि हमारे लिए डिफेंस है। तो ये अपवाद तो है ही, इन अपवादों, इन धाराओं की धाराओं, ये जो धारा है, इन धाराओं, ये धाराएं अपने आप में अपवाद हैं, और इन अपवाद का भी अपवाद है सेक्शन 91, तो ये अपवाद है। तो कहने का मतलब यह है कि सहमति के अधीन केवल वही कृत्य, सहमति के अधीन केवल वही कृत्य क्षम्य हो सकते हैं जो सहमति दाता के विरुद्ध अपराध हैं। सहमति दाता के विरुद्ध अपराध है, चूंकि उसको कहीं ना कहीं तो अपहानि कारित करके ही उसका हमें भला करना है, तो अपराध तो हम कारित ही कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उसको कोर्ट ने क्षम्य बना रखा है। बात यह है, जब हम अपहान कारित कर रहे हैं किसी व्यक्ति के, भले ही सहमति से हम अपहान कारित कर रहे हैं, उस व्यक्ति के भले के लिए भले ही कर रहे हैं, लेकिन वो अपराध है, उन अपराधों को यहां क्षम्य बना दिया गया है। इसलिए नथिंग इज एन ऑफेंस से स्टार्ट होती हैं, या व्हिच इज नॉट ऑफेंस, इस तरह से वो स्टार्ट होती हैं। क्योंकि वो जनरल रिसेप्शन के अंतर्गत आती है, तो हमको वहां पर बचाव मिल जाता है। लेकिन अपराध तो कारित ही करके उसका भला कर रहे हैं। तो यही कहने का मतलब यहां पर है कि सहमत के अधीन केवल वही कृत्य क्षम होते हैं, केवल वही कृत्य क्षम होते हैं जो सहमति दाता के विरुद्ध अपराध हैं, सहमत दाता के विरुद्ध ही अपहानि है। लेकिन अगर सहमति दाता को जो अपहानि है उसके अलावा अन्य भी लोगों को अपहानि कारित कर दें, या जिससे काफी वो एरिया कवर करने लगे, फिर समझते हैं इसको। सहमति के अधीन केवल वही कृत्य क्षम हो सकते हैं जो सहमति दाता के विरुद्ध अपराध है। ऐसा कृत्य सहमति के अधीन क्षम नहीं होगा, यह नहीं हो सकता जो अपहानि से स्वतंत्र रूप से, जो अपहानि सहमत दाता को कारित की गई है उससे अलग, वो स्वतंत्र रूप से अपने आप में अपराध है, अपने आप में दंडनीय है, वो अपराध क्षम नहीं होंगे। धारा 91 उनको कवर करेगी। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, तो पब्लिक न्यूसेंस इसका एक उदाहरण है, कोर्ट में भी दिया गया है, बेयर एक्ट में भी दिया गया है। आप समझ सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस का जो ऑफेंस है वो अपने आप में ही अपराध है, और वो लोक के विरुद्ध अपराध है, किसी निजी या सिंगल व्यक्ति के विरुद्ध अपराध नहीं है। तो जैसे लोक अपराध हो गया, और इसी तरह से लोकनीति के विरुद्ध हो गया। तो जहां लोग प्रभावित होने लगते हैं, वो ऐसे अपराध, जिन अपराधों से लोग प्रभावित होता है, वो लगभग वैसे अपराध वो अपने आप में दंडनीय होते हैं। अब इसमें जैसे कि एक इलिस्ट्रेशन भी दिया गया है सेक्शन 91 में, उसको आप देख लेते हैं। मिसकैरेज को लेकर के एक इलिस्ट्रेशन दिया गया है इसमें। तो उसमें गर्भपात कराना अपने आप में दंडनीय है।
रजिस्ट्रेशन में लिखा गया कि जब तक उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए न किया गया हो, जिस महिला का गर्भपात कराया जा रहा है, अगर गर्भपात कराने से उसका जीवन बचता है, जीवन की रक्षा होती है, तब तो उसको क्षम बनाया गया है। अन्यथा गर्भपात अपने आप में दंडनीय है, दंडनीय अपराध है। और गर्भपात कराना उस बच्चे के प्रति अपराध है जिस बच्चे को गर्भपात करा करके मारा जा रहा है, तो यह स्वतः ही अपराध है। तो अगर सहमति से भी गर्भपात कराया गया तो आप देख सकते हैं कि सहमति से गर्भपात कराना भी यहां पर सहमति मायने नहीं रखेगी, वो गर्भपात अपराध माना जाएगा, चूंकि यहां पर उस महिला की जान बचाने के लिए नहीं है, बल्कि वो बच्चे की जान लेने के लिए गर्भपात कराया जा रहा है। वो बच्चा इस दुनिया में ना आए, तो वो अपराध, गर्भपात का अपराध उस बच्चे के विरुद्ध अपराध है, ना कि उस महिला के विरुद्ध। इसलिए ऐसे अपराध, अब ये भले ही यहां सहमति दे दी उस महिला ने कि गर्भपात कराने का, तो अब कहा जाए कि भाई सहमति से ही कराया गया है, उन्होंने तो सहमत दी है, तो लेकिन यहां ये 91 कहता है ऐसी सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहां पर जो अपहान कारित करके जिसका भला करना है उसका भला नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरे का बुरा हो रहा है। तो जिसका भला हो रहा, जिसका भला करना है उसका भला नहीं हो रहा, बल्कि दूसरे का बुरा हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा ये अपराध है और ये 91 के अंतर्गत इनको क्षम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं क्षम है। तो ये था सेक्शन 91। और 91 वायलेंटिन अनफिट इंजूरिया मैक्सिम है जिसका अपवाद प्रस्तुत करती है। और ये जो सेक्शन 87, 88, 89 है, ये अपने आप में तो अपवाद है ही है, इनका भी अपवाद है, और इनका अपवाद है सेक्शन 91। तो ये भी प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो कैसा रहा ये वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकता है, आपको बूस्ट कर सकता है, मेरे कंटेंट ठीक है, यहाँ पर वीडियो में चीजें आपको नहीं लीड करती, बल्कि मैं अगर आपको लीड कर रहा हूं आपके प्रिपरेशन में, तो फिर आप मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा ये वीडियो, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊं, आप लोगों से कुछ सीख पाऊं और आप लोगों की मदद कर पाऊं, इस काबिल बनूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।